अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। मुल्क की सियासत में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में अपना जलसा करने जा रही है, उसकी तैयारियों में लगी हुई है। दूसरी जानिब हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है, इसके साथ साथ आईनी तरामीम के हवाले से पहले से ज़्यादा पुरअज़म दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं इस हवाले से, मुलाहिज़ा कीजिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है। डर ये है कि वकला की सियासत का नतीजा ये ना हो कि हमारा जमहूरी आईनी रिफॉर्म्स को नुकसान ना पहुंचे। मैं जानता हूं कि वकला को इस्तेमाल किया जाएगा मुख्तलिफ सियासी जमातों और कुव्वतों की तरफ से। एक बार फिर ये जमहूरी प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए, कहीं ना कहीं वो हैंडशेक भी आएगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने सुना। दूसरी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में अपना वजूद खो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब क्या हिकमत अमली होगी। रऊफ हसन साहब सीनियर राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान लाहौर में जलसा तैयारियां मुकम्मल हैं, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। अब तो इजाज़त भी मिल गई है। इजाज़त मिल गई। उन्होंने कहना कच्चा को जगह वहाँ उन्होंने मवेशी मंडी के पास, यहाँ मवेशी मंडी के पास। ये तो अब तो कोइंसिडेंस है, इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडी के पास, लाहौर में भी उसके पास, वहाँ भी यहाँ भी बहुत बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ था। वहाँ इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। जलसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। कारकुनान आएंगे मुल्क भर से? जी बिल्कुल, तमाम मुल्क से आएंगे। लेकिन लाहौर से भी आएंगे, सबसे ज़्यादा लाहौर से आएंगे। लोकल जो पॉपुलेशन है सारे पिछले इलेक्शंस का मैं आपको याद है तो सिवाय एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी 16 कितनी 13 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीते हुए हैं वहाँ की। ये तो सारे जो फेक बैठे हुए हैं ना, जो ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के लोग हैं। लाहौर ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है कम्प्लीटली। बहुत बड़ी हमारी इलेक्ट्रेट है वहाँ। मतलब कारकुनान को मोबिलाइज किया हुआ है आपने? कारकुनान पहुँचेंगे, KPK से भी लोग आएंगे, जी बिल्कुल, रुकावट नहीं होगी? नहीं, रुकावटें तो हर तरफ 3 दिन से पकड़ दकड़ हो रही है जी। लोगों को रातों में उनको उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। लोग नहीं मिलते तो उनके माँ बाप को पकड़ के ले जा रहे हैं। वो तो इनका फस्तायत का तो आलम अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। वो तो है, सारा कुछ है। लेकिन यहाँ भी रुकावटों के बावजूद जलसा किया था। आपको याद है सारा शहर जो था वो कंटेनराइज कर दिया था इन्होंने। 29 ब्लॉकेट्स थी, पता नहीं कितने करोड़ रुपया इन्होंने कंटेनर्स की सिर्फ उसके ऊपर खर्च किए हैं वो लगाने के लिए। वहाँ भी वही हालत है, उससे भी बदतर है। लेकिन उसके बावजूद लोग आएंगे, चौक तर चौक लोग आएंगे, जलसा कामयाब होगा। मतलब ये वन डे इवेंट होगा, जलसा करेंगे वापस चले जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बानी PTI की रिहाई हमने देखा, इस्लामाबाद में भी यहाँ पर कहा गया कि बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। इस सवाल से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई स्पेस नहीं बना पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए। देखिए, उनको एक्चुअली बाहर आ जाना चाहिए। इस वक्त उनके खिलाफ केसेस जो है वो नहीं है, ज़बरदस्ती के 2 केसेस हैं। बाकी सब बेल्स हो चुकी हैं, उनकी 4 केसेस में हो चुकी हुई हैं। तो शाखाना केस जो है वो 2 जिसे कहते हैं वो क्रैश कर चुका हुआ है, क्योंकि नैब का अब 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के केसेस के ऊपर सिर्फ वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये नैब की अब डोमेन में आता ही नहीं है। ये 50 करोड़ से कम का केस है तो वो क्रैश कर चुका हुआ है। दूसरा जो है 180 बिलियन का, उसमें एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, बिकॉज उसमें बेनिफिशरी कोई नहीं है। खान साहब या उनकी बेगम साहबा में से कोई भी बेनिफिशरी नहीं है, सो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। टेक्निकली खान साहब शुड बी आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द जेल नाउ। लेकिन चूँकि फैसला ये है कि जी उनको जेल से बाहर नहीं आने देना है, इसलिए कानून आइन किसी का तकद्दुस, हर चीज़ का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा जा रहा है। ठीक है राव साहब, हमने इस्लामाबाद जलसे के बाद देखा एक और क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप के खिलाफ। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया। गंडापुर साहब लेट नाइट तक गायब रहे। इस बार कोई एहतियात बरतेंगे स्पीचेस में कि मामला इस तरफ ना जाएं और अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो पैदा कर लें अपने लिए? देखिए, SOPs जो होती है ना वो रियलिस्टिक SOPs होते हैं, जिस तक के ऊपर इंसान इम्प्लीमेंट कर सके उनको। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम SOPs को इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जी 4 से 7 बजे का जलसे का टाइम था, 7 बजे ख़त्म कर दीजिए। अब पॉलिटिकल जलसा है, अगर 7 की बजाय 7:30 हुआ है या 8 बजे हुआ है तो ये कोई क्राइम नहीं है कि आप इसके ऊपर पकड़ के लोगों को आप जेलों में डाल दें। लेकिन टाइम से ज़्यादा वो बयानात और स्पीच जो गंडापुर साहब ने की, जिस तरह वहाँ पे नारेबाजी, एक बड़ा मसला था। वो आपने कमिट किया था, जो SOPs थे उसमें भी शामिल था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, लेकिन उसकी वायलेशन तो FIR में उस चीज़ का कोई मेंशन नहीं है। जो भी लोगों के ऊपर FIRs हुई है ना, आप खुद पढ़ लीजिए, उसमें उसका कोई मेंशन नहीं है। उसमें असद कैसर साहब को कहा गया है इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसी के ऊपर। असद कैसर साहब कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी कभी गाड़ी चलाई नहीं है। अब किसी को कहा जी कि उन्होंने वो बंदूक का बट मारा। भाई बंदूक कहाँ से आ गई उनके पास? वो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो लोग गए हैं तो आमिर फारूक साहब जैसे जज ने भी उनको कहा कि ये तो आपने कॉमेडी शो यहाँ इनेक्ट कर दिया कि इस किस्म की आप फजूलियात लेके आ गए हैं कि उनको पकड़ने के लिए। वो स्पीचेस वैसे ठीक थी तो वो गुजर गया। देखिए जस्टिफाइड थी कि मतलब हो सकती जो स्पीचेस गंडापुर साहब ने इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की, लोगों का नाम ले लेकर जिस तरह
वहाँ पर बोला? खान साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है जी कि वो जो कुछ खवातीन के बारे में बात थी उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए था। बाकी उसके अलावा मीडिया वर्कर्स के बारे में जो कुछ कहा। उसके बाद पॉलिटिक्स होती हैं आदिल साहब। पॉलिटिक्स जो होता है, जब एक क्राउड होता है, चार्ज क्राउड होता है, उसके सामने जब बोला जाता है तो वो फिर पॉलिटिकल स्पीच होती है और उसको पॉलिटिकल स्पीच के तौर के ऊपर ही लेना चाहिए। उसको उसमें सब्सटेंस दूसरी किस्म का तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई एक बड़ा आप लोगों के लिए, आप लोगों की जज्बात हैं, आपके लीडर हैं। क्या इस बार भी सिर्फ ऐलानात होंगे कि अमली तौर पे भी कुछ उसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे, कोई एक्ट करेंगे? जलसे में तो तासुर ये था कि बस आएंगे और आकर निकाल कर ले जाएंगे, जिस तरह गंडापुर साहब फरमा रहे थे जलसे में। देखिए आदिल साहब, हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम जद्दोजहद अपनी जारी हुए हैं। कानूनी महाज के ऊपर हम केसेस जो हैं वो लड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, 4 के 4 केसेस क्रैश कर चुके हुए हैं जिसमें उनको सज़ाएं हुई थी, उसमें बेल हो चुकी हुई है। अब तीसरा फैक्टर हमने अब रिसेंटली इंक्लूड किया है, चूँकि ना हमें पार्लियामेंट के अंदर हमारी सुनवाई है, ना ही हमें कानूनी महाज के ऊपर इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये पब्लिक मोबिलाइजेशन, पीसफुल पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है वो 3rd कंपोनेंट है हमारी स्ट्रगल का। तो इसको हम अब ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। अब बहुत सारे जलसे होंगे, बहुत जगह जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ करेंगे और उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि और क्या कर सकते हैं खान साहब की रिहाई के लिए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त खान साहब की रिहाई है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खान साहब की और बीबी साहिबा की रिहाई है। उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद का जो जलसा था, लाहौर का जलसा, उससे कितना मुख्तलिफ होगा? डेफिनेटली कारकुनान आएंगे, मैं स्पेसिफिकली मैं स्पीचेस के बारे में बात कर रहा हूँ। उतना ही एग्रेसिव होगा, उसी तरह के बयानात होंगे कि उससे कुछ मुख्तलिफ होगा इस बार? क्योंकि बड़ा रिएक्शन आया था पिछले जलसे के बाद। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि इंसान प्री सॉर्ट ऑफ स्टेट करे कि जी ये इस किस्म की स्पीचेस होंगी। पॉलिटिकल जो गैदरिंग होती है वो पॉलिटिकल गैदरिंग होती है। जब लोग आते हैं आपके सामने 100 लोग हों तो आप चार्ज हो जाते हैं। अगर जहां आपके पास हज़ार लाखों लोग बैठे हों तो वो चार्ज होता है। तो वो फिर मौका जो होता है, वो मोमेंट होता है ना, वो डिटर्मिन करता है कि आपने पॉलिटिकल लीडर ने किस किस्म की स्पीच करनी है। लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोशिश होगी कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे कि खुदा न ख्वास्ता अमन जो है वो ख़राब हो। चलें, अब पाकिस्तान तरीके से आप पार्लियामान में अपना वजूद दोबारा से खो चुकी है। क्या अब आपके पास हिकमत अमली होगी पार्लियामेंट में, खुसूसन जाके क्या करेंगे अब? मेरे भाई, आपके कहने से या इस सोल्ड आउट स्पीकर के खत लिखने से तो हम मेरे कहने से डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जो स्पीकर ने जो अमल दरामद हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, उस पर आपका हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे उनके खिलाफ। उनका जो लेटर है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कंटेम्प्ट है। अच्छा। और ये उनको नहीं करना चाहिए था। शायद ये पछताएं इसके ऊपर ये करके। इशू ये है कि ऐसा करने से जिस डेस्परेशन के साथ ये लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस की नौकरी को ये प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इम्पोज करना चाह रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये करना चाहते हैं। उससे इनकी डेस्परेशन जो है वो ज़ाहिर होती है। इस तरीके से ये कर नहीं सकेंगे, ये सस्टेनेबल नहीं होगा। इससे जो एक चीज़ हो रही है वो ये है जी कि रियासत के इदारे एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ला के खड़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपना एक कड़ाई बदनुमा किरदार है जो कि पीछे वो प्रे करती रही है, उसको साथ कंटिन्यू कर रही है। लेकिन पार्लियामान का अदलिया के सामने खड़ा हो जाना, महाजराई जो है वो रियासत के लिए ठीक नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था, इनको सोचना चाहिए था। ठीक है, आप ये पूरा मामला इस जो डिस्कस कर रहे हैं, मौलाना अगर वोट कर देते तो डेफिनेटली हुकूमत कामयाब हो जाती है। लेकिन मौलाना भी बात कर रहे हैं कि आज उन्होंने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू की कि आईनी अदालत के क़याम के हवाले से इत्तफाक़ राय पाया जाता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनके इस बयान को कैसे देखती है? कॉन्सेप्ट के बारे में इत्तफाक़ राय पाया जाता है कि जी बना लीजिए, लेकिन उसकी पावर्स क्या होंगी, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होंगी, कौन करेगा, इस बारे में मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अभी कुछ बताया है। वो इश्यूज़ हैं। Concept of a parliamentary of a constitutional court may be acceptable. पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भी है। मैं अभी हम लोगों ने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके साथ हमारी भी बातचीत हो रही है। लेकिन अभी उन्होंने उसकी पावर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो जज साहिबान हैं उनकी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को, उसके ऊपर अभी किसी किस्म की बात नहीं हुई और मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने इसके ऊपर कोई कमेंट भी किया अभी तक। तो ये बात बैठ के होगी, देखा जाएगा कि किस तरफ बात जाती है। तो दोबारा से एक बार फिर हुकूमत को टेबल करने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस तरह रोकेगी उसको? क्योंकि आपके लिए तो अपने जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वो अलग से मसाइल हैं, उसके लिए आपने अलग से कोर्ट्स में जाना है। तो पार्लियामान में कैसे डिफेंड करेंगे इस पूरे मामले को? हमारे भाई
वहाँ उसको SIC कह लीजिए, उनको PTI कह लीजिए, वो हमारे मेंबरान बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे। बाकी ये जो है मामला इन्होंने खड़ा किया है, ये तो अदालत में जाएगा, लाजमी बात है, अदालत ही फैसला करेगी। और ये उससे पहले ये फैसला होगा कि जी पार्लियामान ने लड़ाई लड़नी है अदालत के साथ, या अदालत के अहकामात को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस वक्त जो आइन में मौजूद है वो पार्लियामान नहीं कर सकती। पार्लियामान कानून पास कर सकती है, बना सकती है, लेकिन ये देखना कि क्या वो कानून आपके आइन के लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक है या नहीं है, और ये क्या जो आइन के जो बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा है उसको तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। ये अदालत का काम है। अगर इसको चेंज करना है तो ये तो इसके लिए तो बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए तो पहले ये 2/3 मेजॉरिटी आप बस्टर करें ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से ऑर्डिनेंस आया है, उसको भी चैलेंज करेंगे, बिल्कुल उस पे भी चैलेंज करेंगे। देखिए आप ऑर्डिनेंसेस पे आ गए ना, क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स मौजूद नहीं है। ये मौलाना साहब अव्वल तो मिलेंगे नहीं, इनके साथ अगर वो मिल भी जाते हैं तो फिर भी नंबर्स नहीं है, इनको फिर भी 6 या 7 चाहिए और लोग। राव साहब, अब बताया जा रहा है कि जल्लो पार्क का इलाका है, थोड़ा फार वे है शहर से, बॉर्डर की साइड पर, वाघा बॉर्डर की साइड पर, वहाँ पे जलसे की इजाज़त होगी और कंडीशन रखी है गवर्नमेंट की जानिब से कि अली मीन गड्ढापुर इस्लामाबाद जलसे में जो कुछ कहा अपनी तकरीर पर माफ़ी मांगे देन इजाज़त होगी। देखिए नंबर एक बात, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर वो माफ़ी मांगेंगे, और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो गंडापुर साहब खुद करेंगे। लेकिन ये दैट मीन्स के इट्स अ नॉन स्टार्टर, दैट मीन्स के ये इजाज़त एक्चुअली इजाज़त नहीं है, ये सिर्फ खानापुरी है। 44 शराइत यहाँ पे पूरी करनी होगी, इस्लामाबाद से 4 ज़्यादा हैं, यहाँ 40 थी, 44 हो गई। 44 शराइत मुझे नहीं पता, ये जलसा कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी के, पता नहीं क्या एक्शन हो रहा है जिसके ऊपर 44 शराइत लेके ये बैठ गए हैं। मतलब ये मज़ा का खेज इक़दाम हैं, ये मज़ा का केस है, मज़ा का केस। इन हालात में वैसे ये दोबारा कोई उसकी रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगी इस्लामाबाद वाले जलसे की, जो चीज़ें लग रही हैं बज़ाहिर तो उसमें तो यही लग रहा है कि डेफिनेटली आपके कारकुनान भी आगे से रिटेलिएट करेंगे, हालात ख़राब हो सकते हैं। ये वायलेंस जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉन स्टार्टर है। दैट मीन्स कि अगर कोई माफ़ी मांगने की शर्त रखी गई है तो लाजमी बात है वो नहीं पूरी होगी। दैट मीन्स इट्स अ नॉन स्टार्टर, नंबर 1। नंबर 2, इससे बिल्कुल जैसा कि आपने कहा है, जो पार्टी वर्कर्स हैं वो इंसेंस होंगे, वो लाजमी बात है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जलसा मुकम्मल हो पाएगा। टाइम भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है जी, ये जलसे का टाइम ही नहीं है। अच्छा, जलसे का टाइम शाम को होता है जी, 5 बजे शुरू करें, 6 बजे शुरू करें, जैसे हमारे जलसे होते थे, सैकड़ों जलसे हमारे हुए हैं, रात को होते थे। और मतलब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो शराइत लगाई गई है इसको नहीं मानती? देखिए मैंने शराइत देखी नहीं है अभी तक। ये जो आपने एक शर्त बताई है कि जी वो माफ़ी मांगे, फ्रैंकली मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे, वो नहीं मांगे अपने बयानात पर। लेकिन वो शोला बयानी की इस्लामाबाद में, उसकी माफ़ी, शोला बयानी इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स सर। उस चीज़ की माफ़ी मांगे जिसके लिए रात गए तक वो गायब रहे सर। वो देखिए, वो छोड़ दीजिए, वो बात में नहीं पड़ते हम। प्रॉब्लम ये है कि ये तो पहले 44 कंडीशंस जो हैं उसके SOPs मेरे सामने आएंगे तो बात की जा सके, लेकिन ये जो एक कंडीशन आपने बताई है, ये इट मेक्स द होल थिंग अ नॉन स्टार्टर। ठीक है, हम देख रहे हैं राव साहब के KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली मजबूत है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी है। पंजाब में उस तरह से वर्कर आपका मोबिलाइज नहीं है, उस तरह से लीडरशिप पंजाब की मोबिलाइज नहीं है, तो क्या इसका असर पड़ेगा लाहौर के जलसे पर? पंजाब में जो फस्तायत का आलम है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कि किस किस तरीके से लोगों का जो तकद्दस है, उनके घरों का तकद्दस, उनकी बिजनेसेस का तकद्दस वो पामाल किया गया है। ये तो फस्तायत का एक नया जो लेवल है, ये तो जनरल ज़िया के ज़माने में भी ये काम नहीं हुआ था। वहाँ भी रेड लाइन्स थी, वो क्रॉस नहीं की गई थी। यहाँ तो कोई रेड लाइन छोड़ी ही नहीं गई ना, जो किया है पार्टी का। लेकिन मैं फुली मोबिलाइज्ड है इस वक्त हमारा वर्कर जो है लाहौर का और पंजाब का, और आप देखेंगे कि जलसा अगर हो जाता है, अब ये कंडीशन लगने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि एक पीसफुल पुरअमन किस्म का इज्तिमा हो सकेगा। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन लोग आएंगे बहुत ज़्यादा, आपको खुद पता चल जाएगा लोग आएंगे जी। बिल्कुल। अच्छा, एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बात करते हैं, जो वज़ीर सियासतदान है वो बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील अरसे बाद मौका मिला था इस्लामाबाद में, एक अच्छा जलसा करते हैं, पॉलिटिकल स्पेस अपने लिए पैदा करते, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक नया मसला खड़ा हो गया। क्या लाहौर का जो जलसा है इसमें एक अच्छे से जलसा करके, एक अच्छा मैसेज दे के उसके बाद मुल्क के दीगर शहरों तक बढ़ें, अपनी जो आपकी मूवमेंट है उसको तेज़ करें, इस ऑप्शन को नहीं ज़ेर गौर लाया गया? आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सोल्यूशन हो सकता है, और बिल्कुल हमारा इरादा यही है कि जी एक पुरअमन जलसा जो है वो किया जाए। हमने आज तक हमारे किसी जलसे में कभी वायलेंस नहीं हुई है। बहुत सबसे ज़्यादा जलसे PTI ने किए हैं, खान साहब खुद एड्रेस करते थे, लाखों के जलसे एड्रेस किए हुए हैं, कभी एक गमला भी नहीं टूटा। सो वायलेंस जो है वो हमारे जलसों की ट्रेडिशन नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये
कि हुकूमत को भी चाहिए ना कि जी एक कॉन्डक्ट अपना जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्डक्ट रखे और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक नज़र से देखे। अब बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सियासी जमातों को पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहें उसकी इजाज़त है, वो लेते भी नहीं, इजाज़त भी नहीं लेते। और हमारे लिए ये खास लॉज क्यों बने? वो कहते हैं 9 मई नहीं किया किसी सियासी जमात ने, पाकिस्तान तहरीक साहब ने 9 मई किया हुआ है, 9 मई केसेस के हैं। ऊपर हम लोगों की प्रिंसिपल पोजीशन है कि जी उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना लीजिए, जुडिशल कमीशन को पूरी तरह इम्पावर कर दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने दें, और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे कोई लोग शामिल होते हैं तो सबको जो भी उसमें कल्प्रेट है उसको सजाएं आप दें, हम उसके साथ खड़े होंगे। क्यों नहीं एक जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा? क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पेश की जा रही? अच्छा, पंजाब हुकूमत ने ये भी कहा कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह उनकी तस्वीर के जरिए अभी कोशिश की जाएगी उनको जलसे के दौरान पकड़ने की। इस तरह का कोई मामला होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन होगा, क्या करेंगे? देखिए जी, रिस्पाइट तो हमें नहीं मिला ना जब से ये इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, नहीं होना चाहिए था। रिस्पाइट तो कोई नहीं है, वो उनको कोई वजह तो नहीं चाहिए। वो तो अभी देखिए जलसे के कॉन्टेक्स्ट में वो हमारे लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं, घरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो क्या इनको कोई एलिबाई तो नहीं चाहिए इनको? ये तो बगैर एलिबाई के भी अटैक करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं हमारे ऊपर, हमारे लोगों के घरों के तकद्दुस को पामाल करते हैं, औरतों की हुर्मत को पामाल करते हैं, बिजनेसेस को इन्होंने तबाह किया है, लोगों को टॉर्चर किया है। तो इनको कोई रोकने वाला तो नहीं है ना जी। इन्होंने तो अपने कानून, अपना आइन बनाया हुआ है इस वक्त, और उसी के मुताबिक चल रहे हैं ये लोग। तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेस एक बड़ा मसला है। बंद गली में आ गए, मतलब हुकूमत के साथ किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात हों, अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड करते हैं। मौलाना उस तरह से आपके साथ अभी आईनी तरमीम के मामले पे खड़े हुए, लेकिन काफ़ी टाइम से आपने इंगेज किए रखा, उनको उस तरह से मना नहीं पाए। तो स्पेस, बंद गली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल वहाँ तक दिखाई दे रही है। देखिए, मैं एक थिंक टैंक भी चलाता हूँ, और हम ये जो थिंक टैंक है रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के नाम से, हम डायलॉग जो है वो कंडक्ट करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ डायलॉग होते हैं, वो पीस के लिए हैं बेसिकली। सो मेरा फर्म बिलीफ है डायलॉग में। मैं फील करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपको बिल बैठ के बात करनी होगी। हमने रास्ते खोले हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। इसके अलावा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त एक इत्तेहाद में भी मौजूद हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने स्पेशल प्रेरोगेटिव दिया हुआ है, स्पेशली एम्पावर किया है कि वो 3 जमातों से, जिनको हम मैंडेट चोर जमातें कहते हैं, उनसे भी अगर वो बातचीत करना चाहें तो वो कर सकती हैं, और उनकी तरफ से अगर कोई मीनिंगफुल प्रपोजल्स आएंगे तो हम उन प्रपोजल्स के ऊपर बैठ के बात करेंगे और उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेक थ्रू भी हुआ था। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपको याद है, वो आई थी, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे होना चाहिए, PTI को भी होना चाहिए। उसके बाद इनकी पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने उसको कहा जी कि ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की, हालांकि राना सनाद साहब ने इंसिस्ट किया कि हाँ मुलाकातें भी हुई, और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है कि नवाज शरीफ साहब ने वो कहा था, जो कि रिपोर्ट हुआ था। तो ये एवेन्यूज़ तो खुले हैं। अब यह है कि यहाँ कब एवेन्यूज़ के ऊपर प्रोग्रेस होती है। बानी PTI ने इस्लामाबाद जलसे के बाद जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जो पूरा मुज़ाकरात का मामला था, मुअत्तल कर दिया। ये भी कहा कि 6 लोगों को मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते का इख्तियार दे रखा था, उनको भी कहा कि अब रास्ते बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें। वो राब्ते दरवाजे खुल जाएंगे जी, वो मसला नहीं है। अभी बंद है वो नहीं, कोई कभी बंद नहीं होते राब्ते जो होते हैं, डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। मेरा ये फर्म बिलीव। अभी भी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है आपके लोग, बातचीत चल रही है बैक चैनल पे। इस पे नहीं कर जाऊंगा कि है कि नहीं है, लेकिन राब्तों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, वो आगे उनके साथ मुज़ाकरात का अगर कोई बनता है तो लाजमी बात है मुज़ाकरात। ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि हुकूमत के साथ भी देखिए, हुकूमत के साथ मैंने अर्ज़ किया कि महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट मिला हुआ है जी, कि वो 3 पार्टीज़ जो हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP जो है, उनके साथ वो अगर, क्योंकि उनकी ख्वाहिश के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, और मैंने जैसा कि कहा है आपको कि कुछ ब्रेक थ्रू थोड़ा बहुत हुआ था उनके साथ। हुकूमत से डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई रास्ता स्टेज के ऊपर हम बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में तो बात हो रही है, पार्लियामेंट में तो आपको पता है कि स्पीकर के चेंबर में बातचीत हो जाती है। स्पीकर ने कई दफ़ा बुलाया है, जब ये लोग अरेस्ट हुए हैं उस सिलसिले में भी बड़ी इंटरेक्शन हुआ है। तो वो तो पार्लियामेंट के अंदर जो एक उस पार्लियामेंट का काम चलाने के लिए जो भी राब्ते हैं वो हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। वो दोनों पार्लियामान की हद तक महदूद है, वो तक है, बिल्कुल है। ठीक है मियाँ साहब, अभी आपने भी तस्करा कर लिया उनका, आज मुलाकात भी हुई है उनकी वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ से। वो इतने खामोश क्यों नज़र आ रहे हैं आपको? मतलब एक बड़े सियासतदान हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, रोल उस तरह से प्ले क्यों नहीं कर पाए अभी तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लगता है? अब हम स्पेकुलेशन के ज़मरे में आ जाएंगे, लेकिन उनके, मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी के अंदर से, मैं आज पढ़ा था सुबह अखबारों में भी देखा है, सारा कुछ है कि जी कुछ लोगों ने कहा है कि वो नाराज़ थे मौलाना साहब से, तो कुछ लोगों ने डिनाई किया है उसको पार्टी के। सो अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हिलजुल है, कुछ ना कुछ। अच्छा, कोई ना कोई है, कोई ना कोई इश्यूज़ हैं
शायद मियाँ साहब जो हैं वो अपने छोटे भाई की हुकूमत को फुली अप्रूव नहीं करते, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई रिजर्वेशंस हैं, शायद वो एक कोई रोल प्ले करना चाहते हैं जो वो नहीं प्ले कर पा रहे। सो मुख्तलिफ उसके, जैसा कि मैंने कहा था, ये स्पेकुलेशन के ज़मरे में आ जाता है। तो वहाँ बहुत सारे एक लोग हैं, वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये वाकई हैरान कौन है। आपने जो बात की है कि मियाँ साहब एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हुए मुझे भी नज़र नहीं आ रहे, ये एक है। ठीक है, वैसे डायरेक्टली रब्ता हो सकता है मियाँ साहब के साथ आपकी क़यादत का, क्योंकि वो भी चाहते हैं मामला आगे चले, मुल्क आगे चले, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से सारा मुल्क रुका पड़ा है, इकॉनमी आपकी सफ़र कर रही है, चंद बिलियन डॉलर्स के लिए दुनिया के आगे जिस तरह मामला हुए पड़े हैं। तो इस लेवल पे आला सतह पर कोई रब्ता मामला आगे बढ़ें, इसके लिए जो कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। आपको पता है हमेशा ये होता है, हुकूमत के जो रवैये हैं, जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करवाना चाह रही हैं, जिस तरीके से ये रफ शॉट करते हैं हर मामले के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ा रात के अंधेरे में, उनको वर्चुअली वहाँ से किडनैप किया, तो ये कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के तो मुझे इंडिकेटर्स नहीं है ये तो बल्कि उस एनवायरनमेंट जो भी है, बचा कुचा जो भी है, उसको भी तबाह करने की तरफ जा रहे हैं ना। तो इस किस्म के इन्वायरमेंट में बातचीत नहीं हो सकती है। पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें बातचीत पॉसिबल हो, फिर आगे देखा जा सकता है कि क्या हो। कॉन्टेक्ट, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि वो चकजई साहब के ज़रिए मौजूद है। वो लास्ट में बता दें, लाहौर के जलसे में कितने लाख लोग होंगे? इस्लामाबाद में 10 से 12 लाख का दावा था, लेकिन एक अच्छा जलसा किया। लाहौर में कितने लोग? लाहौर में उससे बेहतर जलसा हम करेंगे, इस्लामाबाद से बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, रऊफ हसन साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया जनाब। अभी हम एक ब्रेक की जान पड़ेंगे, ब्रेक के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली साहब। कुंडली साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे बात का आगाज़ करने से पहले वज़ीर कानून का एक शॉट आपको सुनाना चाहते हैं, पहले मुलाज़ा कीजिए। सर, मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा, तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। ये आपने वज़ीर कानून को सुना जनाब, वो क्या फरमा रहे हैं? क्या ये मामला 25 अक्टूबर के बाद होगा? वज़ीर कानून साहब ने जो बात की है, ही इज़ लॉ मिनिस्टर, ही नोज़ बेटर। जब तक कानून साजी कोई नहीं होती, और पार्लियामेंट होती कानून साजी के लिए, जब तक कोई कानून साजी नहीं होती तो चीज़ें चलती रहेंगी ऐसी चलती रहेंगी। अगर कोई कानून साजी हो जाती है इफ़ एंड बट में, तो जैसे पहले सिस्टम चला था वैसे चलेगा। लेकिन मामला इतनी उजलत में क्यों हुआ? नंबर पूरे नहीं हुए, मौलाना से बार बार मुलाकातें, रात के तवील मुलाकातें, तो बड़ी उजलत थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बार तो ऑन बोर्ड थी सारे मामले में। देखें, मेरे ख्याल में आखिर में ऑन बोर्ड हुई है, उजलत नहीं होनी चाहिए थी। हमने 18th अमेंडमेंट पहले की थी, 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, यूनानिमसली पास कराया था। और उसमें आप देखें कि उसमें ड्राफ्ट शेयर हुआ, इनपुट आया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का आया। प्रेसिडेंट ज़ारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट जब थे, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लेटर लिखे कि एक अपने इख्तियारात उन्होंने दिए पार्लियामेंट को, जो कि कोई भी, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई अपने इख्तियारात ऐसे किसी को दे सकता है। और इस पर मीटिंग्स हुई, 100 या 150-200 मीटिंग्स हुई, अनऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई, और उसके बाद जाकर यूनिवर्सिटी पास हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको होमवर्क, मेरे ख्याल में होमवर्क इतना नहीं था, लेकिन हम जब सुनते थे, आपके चैनल से हम भी पेशावर बैठ के सुनते थे कि क्या कहते थे कि ये नंबर पूरे हैं, और पीएमएल के हमारे दोस्त आते थे कहते थे। लेकिन मैं समझो इन तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर इस चीज़ को पहले डिस्कस करना चाहिए था, फिर पुट करना चाहिए था, और फिर इसको चीज़ें होती थी। ठीक है, लेकिन वॉट एवर जो भी है, अब देखते हैं कि आगे अगर आगे आप नंबर पूरे हो गए और उन्होंने कोई अमेंडमेंट करने की ख्वाहिश रखी, ख्वाहिश की। देखिए, अमेंडमेंट्स ऐसे होती हैं, आपके पास जो अमेंडमेंट शेयर होती है, फॉर एग्जांपल 20 अमेंडमेंट्स हैं, आप कहते हैं मैं 2-3 से एग्री नहीं करता, बाकी से एग्री करता हूँ, और मेरी भी ये 3-4 अमेंडमेंट्स ये भी ऐड कर दें या एक अमेंडमेंट ऐड कर लें, तो ये चीज़ें ऐसे बैठ कर मसाइल हल होते हैं और चीज़ होती है। लेकिन ये तो बिफोर टाइम ना, ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि 3 तरह के ड्राफ्ट जो हैं
वो ज़ेर गर्दिश थे, मुँह के पास थे, ज़रा ये भी सुन लें जी क्या कह रहे हैं वो, फिर उसके बाद इनसे जानते हैं गुंडी साहब से इस पर भी। जो तीनों ड्राफ्ट तैयार होंगे, मौलाना का, पीपल्स पार्टी का, हमारा जो है, उसमें 100% इस बात का इम्कान है, 100%, बल्कि मैं समझता हूँ कि हतमी एक बात है कि वो तीनों ड्राफ्ट जो है इकट्ठे नेगोशिएट होंगे और कोशिश की जाएगी कि एक मुतफिका ड्राफ्ट जो है वो सामने लाया जाए। 3 ड्राफ्ट जनाब, उसमें 3 मुख्तलिफ तरह की डेफिनेटली चीज़ें होगी। अब उसको कंबाइन करके आप ये कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट बनेगा, लेकिन इजलास पहले बुला लिया, ड्राफ्ट फाइनल नहीं था, और साथ साथ 16वां PDM हुकूमत का हिस्सा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, उस टाइम हुकूमत की परफॉर्मेंस को उस तरह से ऑन नहीं किया। बिलावल साहब कहते रहे वजारत खारजा को मैं ऑन करता हूँ, बाकी परफॉर्मेंस को नहीं। अभी ये तो पूरा जो मामला है इसमें तो मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी आ रहा है, क्योंकि पेश बिलावल भुट्टो साहब थे। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट नहीं बनाया ना। देखें, इन्होंने जो ख्वाजा साहब ने बताया कि 3 ड्राफ्ट हैं। हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ड्राफ्ट मतलब अपनी तजावीज़ देना चाहती है, उसके अंदर PMLN का अपना जो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया उनकी तजावीज़ होंगी, और JOI का अपना एक ड्राफ्ट है। वो तीनों रखेंगे, उसमें देखेंगे कि इनमें हमारे कौन से पॉइंट्स मैच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद उसमें नॉर्मली ऐसे हो सकता है जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें 2-3 ऑलरेडी हों और कुछ ना हो। जिस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट्स हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, हम चाहते हैं कि वो चीज़ हो। मौलाना साहब की अपनी चीज़ें होंगी, किसी और की अपनी चीज़ें होंगी। तो पेश का मतलब ये नहीं है। पेश तो अब देखें, मीटिंग्स की, मौलाना के साथ बैठे, बिलावल साहब के बताएं क्या इशू है क्या नहीं है। पहले तो हुकूमती इत्तेहाद जमात हुकूमत के जो PMLN के हमारे दोस्त वो बैठे, और फिर उन्होंने कहा मैं इन पॉइंट्स से एग्री करता हूँ, इसे नहीं करता हूँ, जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। तो पॉलिटिकल लोग, हम तो पॉलिटिकल मीटिंग्स करते रहते हैं, इसमें तो कोई बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब के पास जो ड्राफ्ट था, जो मुसवदा था, वो सेम था, ख्वाजा आसिफ कहते हैं। बिलावल साहब या वो अपना मोहसिन नकवी साहब गए हैं मौलाना साहब के पास 1-2 दफ़ा, तो सेम हो नो। देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपको देखें, आपको उसको कैबिनेट से पास कराने, उसके बाद आपने इसको डिस्कस कर। देखें, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप मुझे बोलें कि ये कागज़ है और ये मैं असेंबली में पुट करूँ, आप उसको वोट करेंगे। कागज़ में क्या लिखा है तो मैंने पढ़ना तो है, अंधा कोई वोट नहीं कर सकता। मतलब फिर मौलाना ठीक कह रहे थे कि उन तक उस तरह से मुसवदा ठीक से पहुंचा नहीं, बहुत लेट उनको दिया गया। मतलब उनका जो मौक़िफ़ था वो ठीक था। बकौल मौलाना साहब के अगर उनको लेट पहुंचे है तो उन्होंने अपनी राय दी है कि मुझे लेट पहुंचा है। इस पर हुकूमत के किसी भी वज़ीर ने कम अज़ कम ये नहीं कहा कि मौलाना साहब गलत बयानी से काम कर रहे हैं क्या है। तो मैं समझता हूँ वो टाइम देना चाहिए, और जैसे मौलाना साहब ने कहा कि मुझे टाइम चाहिए तो टाइम देना चाहिए, इसमें कोई नहीं। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत है? कहा जा रहा है, खबरें हैं, रूमर्स हैं कैपिटल में, आप भी यहाँ डेफिनेटली सुनते होंगे कि बिलावल साहब आपका इस्तीफ़ा लेकर भी गए कि अगर मौलाना को वहाँ पर गवर्नरशिप चाहिए तो दे देते हैं उनको। तो क्या मौलाना की डिमांड्स में इस तरह की कोई चीज़ शामिल थी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरे इस्तीफ़े से और इससे अगर एक चीज़ होती है तो मैं इससे खुशकिस्मत इंसान तो नहीं हो सकता कि ये तो पार्टी की अमानत है। एनी टाइम पार्टी को जिस वक्त भी चाहिए, इस तरह की 100 गवर्नरशिप पार्टी को चाहिए, हमें हम उसको कुर्बान करें, ये तो कोई मैं नहीं समझता। अब इस्लामाबाद में रूमर्स का जो शहर है वो तो फिर उसमें मुख्तलिफ ही रूमर्स होती हैं कि जी ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, चलती रहती चीज़ें। मेरे लिए जो है गवर्नरशिप है वो पार्टी की अमानत है, जब चाहे उनको ज़रूरत हो। आप तो चलें बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि पार्टी की जानिब से आपको अपॉइंट किया गया, आप लॉयल हैं, काफ़ी टाइम से पार्टी के साथ हैं। मौलाना की डिमांड्स क्या उसमें इस तरह की कोई चीज़ शामिल थी? आपकी TV चैनल्स पे और कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि जी ये चीज़, लेकिन उसमें कोई चीज़ें सेहत में नहीं थी। और जो भी होगा पार्टी की लीडरशिप बैठती हैं और उस पर फैसले करती हैं, पार्टी बैठती हैं, मज़ाकरात करती हैं, बातें करती हैं। लेकिन आप एक चीज़ तो देखेंगे, जब हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आप देखें ना PTI वाले कैसे मौलाना साहब के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं। पहले तो उनको मौलाना कहना भी क्या कहते हैं, मौलाना कहना भी वो क्लिप तो आपने नहीं दिखाया है। पैमर की मेहरबानी, इमरान खान के क्लिप्स आप नहीं दिखाते हैं कि इनको मौलाना कहना भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मजहबी शख्सियत इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं थे, चले उनको टाइमली पता चल गया कि मुनासिब नहीं थे, उनकी बहुत सी चीज़ें मुनासिब नहीं थी। लेकिन ये कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज आप देखें कि वो मौलाना साहब की गली के सिर पे खड़े होते हैं कि मौलाना साहब की मिस कॉल आए और हम पहुँच जाएँ। अब बताएं ना, हम यही कहते हैं कि देखें आप सियासत में इतना उस दूर तक न जाएँ कि आपको जो है ये फिर ये बात नहीं करती। अच्छी बात है अगर PTI समझती है कि मौलाना साहब उनके सियासी मसीह हैं, इस वक्त उनके सियासी उस्ताद हैं, चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं। हम कहते हैं वो दिन भी याद रखो जब, और एक मंजर कशी आप कर लें कि मौलाना साहब और PTI इकट्ठे जलसा कर रहे हो, नीचे PTI के वर्कर खड़े हों, क्या नारे मारेंगे? हाँ, कोई एक बात सजेस्ट करते हैं क्या हो सकते हैं, मुमकिन क्या हो सकते हैं? नहीं, हम देखिए PTI तो कल आई है ना, मेरा और मौलाना साहब का एक ही हल्का है, बिल्कुल ठीक है। हमने सारी उम्र जो है वो आपस में इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन कभी हमने बिलो द बेल्ट बात नहीं की। हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमने अखलाकियात के रहने में एक हमने ख़ानदानी सियासत की है, एक शराफत की सियासत की है। हमने ये चीज़ें नहीं की जो इन्होंने की है। आज फिर वही देखें ना PTI वाले
अब वो क्या कहेंगे, क्या जो बातें करते थे क्या कुछ कह सकते हैं? किस मुंह से आएंगे जलसे में, क्या कहेंगे? अच्छी बात हम कहते हैं कि उनके मुंह से हम समझते हैं हज़रत मौलाना फजल रहमान हमारा मसीहा है, सियासी मसीहा है, और ये हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चले एक अलग से मामला है, जिस तरह आपके राइवल्स भी रहे हैं। ये जो तरामीम में नाकामी है, हुकूमत के लिए इसके क्या असरात होंगे? नैयर बुखारी साहब कह रहे हैं कि ये मुश्किल में हुकूमत कमज़ोर हो गई। देखिए, चीज़ें होती रहती हैं, कभी आपके ख्वाहिशात में चीज़ें होती हैं, कभी नहीं होती हैं। हुकूमत उसको अभी देख रही है, तरामीम मुख्तलिफ पार्टी से देख रही हैं, और अगर नंबर्स गेम अगर कल पूरे होंगे तो ले आएंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। KP के दोबारा हम देख रहे हैं जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में 21 तारीख को, कल जलसा होगा, हुकूमती इजलास भी हो रहे हैं। क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा कर पाएगी, क्या लगता है आपको? अगर पंजाब हुकूमत इनको इजाज़त देगी तो जलसा होगा, अगर नहीं देगी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आपके पास क्या खबरें हैं, इजाज़त होगी? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्यों? देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, और जमहूरियत में आपको एक लेवरेज है, जो भी है, आप जमहूरियत में एहतजाज भी कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। लेकिन आप अगर गालम गलोच के लिए एक प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हैं, आप अपने इदारों को कमज़ोर करने के लिए प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत आपको हाँ, आप पुरअमन एहतजाज करें, आप आएँ, आपका जमहूरी हक है, आप 1000 की जगह 1 लाख बंदा लें, 2 लाख बंदा लें। लेकिन मसला ये नहीं है कि आप उधर खड़े हो के अपने इदारों को, अपने मुल्क को और लोगों के ख़िलाफ़ गालम गलोच करें, और शाम के बाद का आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है और होता है, दिन को और होता है, तो फिर सुबह जाके माफिया पाँव पड़ते हैं, रात को जो है फिर आपको पता नहीं होता कि मैंने जो है वो शहद का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो फिर मैं क्या क्या बोल चुका हूँ। ये अभी आपने रात का ही तस्करा कर लिया, तो ये बताएं जिस इलाके से आप भी बिलोंग करते हैं, DI खान सराइकी एरिया है, मतलब सराइकी बेट, बहुत से लोग वहाँ सराइकी बोलते हैं, वो अमूमन लोग वहाँ एक सॉन्ग है बड़ा फेमस, चंद कितना गुजारी है रात में, तो क्या आपके पास क्या इतलात है? चंद अभी मिला नहीं है मुझे, उसे पूछूंगी किधर रात उसने गुजारी थी। अच्छा, क्योंकि बहुत सी रातें कई मुख्तलिफ जगहों पे गुजारता, अब ये पता है कहाँ पे गुजारी हैं। अच्छा, इसका नहीं मालूम आपको? मतलब आपको नहीं मालूम कि उस रात क्या हुआ? चीज़ों का तो बहुत पता है कि क्या हुआ, लेकिन अभी कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई। अच्छा, कंफर्मेशन नहीं हुई। चलें, अभी ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई के जो लोग हैं वो जलसे में आएंगे तो पंजाब हुकूमत उनको वहाँ से गिरफ्तार करेगी, तो ये मामला अनरेस्ट की तरफ नहीं जाएगा, दोबारा हंगामा, लड़ाई झगड़ा? गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? पंजाब हुकूमत को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत इजाज़त दे के जलसा करें, जो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करें, जो इस किस्म की बातें करें। और अभी भी आप देखेंगे जो सूबाई असम्बली खैर ख्वाह में गन पॉइंट पर मैं कहूँगा ज़बरदस्ती अपने MPA तक स्पीचेस करवा रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। आपकी सूबाई असम्बली में KP में फ़ौज के ख़िलाफ़ तो आप करारदाद पास करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मेरा सूबा मेरे हाथ से जा रहा है, मिलिटेंट्स आ चुके हैं, अमन अमान पर कोई डिबेट हो जाए, अमन अमान पर कोई करारदाद पास हो जाए, कोई कैबिनेट का इजलास हो जाए अमन अमान के ऊपर, वो नहीं है। लेकिन आप अपने ही मतलब है कि ज़ात के लिए, अपने ही इक़्तिदार के लिए आप फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदाद पास कर रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ये करारदाद हों, ये चीज़ें हों, तो ये कौन सा आपका जमहूरियत है? ये कौन सी आप कहते हैं कि हमने 9 मई भी नहीं किया? क्या वो जलसा 9 मई के बराबर नहीं था? आपने क्या किया? आपने क्या उस पर कैसी तकरीर? आज आपकी सूबाई असम्बली में क्या तकरीर हो रही है? आपको अपने लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई वो नहीं है, ख्याल नहीं कि क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं कि CM को जो अपना तहसील हेडक्वार्टर है उससे दफातर शिफ्ट होकर D खान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गए। जो CM अपने ज़िले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, अपनी तहसील का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, अपने जनूबी अज़ला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, आके कहता है कि मैं पूरे पाकिस्तान को ठीक करना है और चीज़ें करनी हम लोगों ने आने। आप जनूबी अज़ला की बात कर रहे हैं, आपके भी ताल्लुक वहाँ से हैं, मौलाना भी वहाँ से हैं, CM भी वहाँ से हैं, तो बैठ के इन मामलों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप हल्के की सियासत वहाँ पे हमें KP के इस टाइम ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही है बनस्बत कि आप वहाँ की सूबे की आवाम का सोचें। सूबे की आवाम का बिल्कुल सोच रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार किसके पास है मुझे बताएं? CM के पास। सूबे को कराची में एक मोबाइल चोरी होते आप कहते हैं CM जिम्मेवार है इस चीज़ का, और यहाँ पर लोग घरों से नहीं निकल सकते। असर के बाद शाम को भी छोड़ दें, पहले तो अंधेरा कोई होता था, असर के बाद अगर लोग आके चेक पोस्ट से लगा लें, गाड़ियों को चेक करें, कार्रवाई बन रही हो, फेसबुक पे आपको लाइव दिखा रहे हो कि हमारे साथ ये हो रहा है, और उस पर सूबाई हुकूमत टच से मस ना हो, आपने अपना सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया हो, आप जो है तर्जुमान बन चुके हो, एक आप तर्जुमानी अपने अफ़गान कौंसल जनरल की तर्जुमानी करें जैसे अफ़गानिस्तान के किसी सूबे के आप मिनिस्टर हो पाकिस्तान के ना हो, तो फिर आप क्या मतलब है? आप पुलिस को फ़ौज के साथ लड़ाना चाहते हैं, आप पुलिस को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मर के आप ये तो बताएं ना, आपको 600 रुपये NFC अवार्ड के बाद जो मिला वो किधर आपने खर्च किया? अपनी ऐशों पे खर्च किया? आपने क्यों पुलिस को खड़ा नहीं किया? आपने क्यों उनको APC नहीं दिए? आप उनको क्यों असला नहीं दिया? क्यों आपने गैजेट्स नहीं दिए? क्यों आपने उनके लिए लैब्स नहीं बनाए? क्यों उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई? वो अपने करप्शन की नज़र कर दिए, पैसे खा पी गए।
अब आप कहते हैं कि पुलिस कहते हैं कि देखें मरकज़ हमारे साथ ये कर रही है। आप मतलब है कि आप कहते हैं 9 मई, ये 9 मई नहीं है कि आप किसी एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश करें। अच्छा, सूबे में ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम बात हुई अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन, वहाँ पाक फौज करना चाहते थे, जिस तरह का एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की गई, तो कंसेंसस क्यों नहीं हो पाया? उस टाइम तो आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सामो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऑपरेशन ज़रूरी है आपके अजला में, ख़ुसूसन जनूबी अजला है। देखें, पहली बात तो ये कि जब अपेक्स कमेटी के इस्लामाबाद मीटिंग हुआ, उसमें जब प्रेस रिलीज़ आई और उसमें ये हुआ कि जी चारों सूबे के या जो भी CM से जो भी मौजूद थे कि हमने इस पर एग्री हो गए। उसके बाद PTI के वज़ीर आला को ख्याल आया कि मैं तो PTI का भी हूँ, मैंने उधर भी नौकरी करने जवाब देना है। फिर 4-5 घंटे बाद उसको ख्याल आया कि ओहो ये तो मैंने गलत किया, इसका मैं तो नहीं था। भाई अगर आप नहीं थे, आपने डिसेंडिंग नोट लिखा, आपने वॉकआउट किया, आपने कुछ किया नहीं किया, फिर जाके उन्होंने शोर शराबा किया। हमारे पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को भी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, बाकी थे, लेकिन देखिए तहफ़्फ़ुज़ात हमें है। मौलाना साहब कहते हैं मैं अपने हल्के में नहीं घूम सकता हूँ, मैं कहता हूँ हालात ख़राब हैं, आप सब कहते हैं हालात ख़राब हैं, CM कहते हैं हालात ख़राब हैं, वो तो खुद कहते हैं कि मैं भत्ते भी देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि इसका आपने बैठ कर वज़ीर आज़म साहब को इस पर APC बुलानी चाहिए, जो उनकी कमिटमेंट थी APC बुलाएंगे, कि बैठ कर इस मसले का हल तो निकालें। हम कहते हैं ऑपरेशन नहीं हो, लेकिन हमने एक मसले का हल बताना है कि हमने अपने लोगों को अमन अमान कैसे देना है, उनको जीने का कैसे देना है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आप अपने शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो वो तो हमने बैठ कर सोचना है कि हम क्या करने हैं, कि हम ऐसे ही उनको इनके हवाले कर दें मिलिटेंट्स के, बस आप जो वो करना चाहते हैं वो करने दें और आप जो है बस खुद ही मतलब ऑपरेशन होना चाहिए। देखिए ऑपरेशन हो, देखिए टारगेटेड ऑपरेशन जो मुख्तलिफ जगहों पे छोटे मोटे होते हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने इस चीज़ का हल निकालने के अब किस तरीके से जो है इस चीज़ को करते हैं। तो ये जो है वो उसको हमने देखना पड़ेगा कि आपका मसले का हल क्या है। पहली बात तो है कि आप पहले बीमारी की जड़ पे तो जाए ना, कि जड़ क्या है। इन्हीं लोगों ने, जब इनकी हुकूमत थी, इनका प्राइम मिनिस्टर था और इनका चीफ मिनिस्टर था, ये जब मिलिटेंट्स वहाँ पर लेके आए कि ये पुरअमन होंगे, सरीना की चाय की प्याली आपको याद होगी, जी बिल्कुल, काबुल, तो वो पुरअमन होंगे। आज उन्हें हथियार उठा लिए तो हम किसका गिरबान पकड़े, वो तो रिटायर हो गए, तो किसका गिरबान पकड़े, कौन लेके आया था जो उन्हें हथियार उठाए, कैसे क्या करूँ उनके साथ हम। लेकिन वो तो चले आलमी कुव्वतें जो आपने मुल्क के टैक्स पेयर के पैसों पे एक जो बाड़ लगाई है बॉर्डर के ऊपर कि यहाँ पर कोई ब्रिटिश क्रॉस नहीं होंगे, आपने उन बाड़ को क्रॉस करवा के हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने उनको ला के आपने आबाद कर दिया कि यहाँ पर ये होंगे। तो आपका जो अब आपने हज़ारों की तादाद में लोग ले हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस सूबे ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस सूबे की अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें, पुलिस के नौजवानों की बात करें, फ़ौज की बात करें, मीडिया या सियासतदानों की बात करें, उनने कुर्बानी दी। यहाँ के हमारे बच्चों, APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी अमन के लिए। 2013 में हमने इनको एक पुरअमन सूबा हवाले किया था। आज इनकी नाअहली, नाकामी और कोताहियों की वजह हमारा एक सूबा बदअमन हो गया है। आज वज़ीर आला के ज़िले में, आज जनूबी अजला में हुकूमत की रिट नहीं है, नो गोएरा बन चुका है, और आप कहते हैं कि मतलब है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, पीपल्स पार्टी द्वारा के सवात ऑपरेशन हुआ, बाकी अजला में देखिए काफ़ी हद तक पुरअमन हो गया था। देखें उस वक्त खुदकुश धमाके और थे क्या, और फिर ये देखें मगरमच्छ के आंसर होते हैं। अब कहते हैं कि हम जो है ये जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान और तालिबान की बात करते हैं। जब तालिबानों पे 9/11 के बाद यहाँ पर जब मुशर्रफ की हुकूमत थी और उनको अड्डे दिए गए थे उनके खिलाफ, या उनके ऊपर बमबारी हो रही थी, आज ये कह रहे हैं कि हमने कोलेटरल डैमेज है। तो इस वज़ीर आला मौसूफ के वालिद साहब मुशर्रफ दौर में हमारे सूबाई काबीना के मेंबर थे, तो उस वक्त उनके वालिद ने डिसेंडिंग नोट नहीं लिखा, उस वक्त इनके वालिद साहब ने जो है वॉकआउट नहीं किया, उस वक्त इनके वालिद साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया कि आप गलत कर रहे हैं। तो वालिद साहब एक न शिकायत में, बेटा कहता है कि नहीं मैं दूसरे न शिकायत में हूँ। तो ये चीज़ें मगरमच्छ के आंसू आप लोगों को न दिखाएं। आपने अगर एक फ़ैसला कर लें कि आप इस मुल्क के साथ सिंसियर है कि नहीं है। अफगानिस्तान के कौंसल जनरल आपके मुल्क की बेइज्जती करता है, आप कहते हैं वो क्योंकि इसके चलिए अब इस पे होना क्या चाहिए? सूबाई हुकूमत ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि बड़ा गला पाया जाता है। क्यों नहीं किया रहेगा? आप उनके तर्जुमान बन के, अफगानिस्तान के सूबे के वज़ीर बन के आप कहते हैं कि उनके बैकग्राउंड में म्यूजिक था। कौन से बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं है? मुझे कोई तराना तो बता जिस तमाम कंट्रीज का कौमी तराना इसी यही कौंसल जनरल 14 अगस्त को मैंने भी उनको बुलाया था, ईरान का कौंसल जनरल भी था, US का कौंसल जनरल भी था, वहाँ पर भी तराना बजा, वहाँ पर भी हमने फ्लैग होस्टिंग की, वहाँ पर भी हमने केक काटा, वहाँ पर भी सब कुछ हुआ। तो उस वक्त उसको एतराज़ नहीं था। लेकिन CM हाउस में कोई मेरे ख्याल में तावीज़ लगे हुए जहाँ पर जाके बंदे की जो है, ये कोई मतलब खुद साख्ता था या कहकर करवाया गया? आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर देखें, अगर ये चीज़ हो रही थी, आप बिल्कुल आप वहाँ पे तराने को स्टॉप करते, आप उनको कह दें कि जी आप जाके मेरे ऑफिस में बैठ जाएं, फिर जो एक्टिविटी शुरू उसके बाद आ जाएं।
लेकिन ये एक स्टेट की बात है, ये मुल्क की बात है, ये मुल्क के वक़ार और मुल्क की इज्जत की बात है। मैं सियासत बिल्कुल करूंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, उसके बाद दूसरी बात करूंगा, अपनी ज़ात की नहीं करूंगा। ये लोग पहले अपनी ज़ात की बात करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं पाकिस्तान की बात। चलो अब ये तो बता दें कि बात होती है केपीके में ना। अब कोई गवर्नर राज के इम्कान है? पिछले हफ्ते बड़ी खबरें चल रही थी कि आप सूबे के गवर्नर हैं, लेकिन साथ साथ राजा भी बने हैं गवर्नर राज लगाकर। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि सियासी यतीम जो है वो सियासी शहीद बने। अच्छा ये सियासी यतीम है, इनको सियासी शहीद न बने। अच्छा, अभी इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। ये जो जिस तरीके से इन्होंने सूबे का, देखें, इनको लोगों को एक्सपोज कर दें, जो इन्होंने इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। हाँ, करप्शन क्लास 4 की नौकरी बिक रही है, ट्रांसफर पोर्टिंग पैसों पे हो रही है, इनके जो हैं वो फाइनेंस से जो बिल पास होता है बगैर इनकी अप्रूवल के नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आई हुई है। चले अब पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे करना है। जरदारी साहब मफाहमत के जादूगर समझे जाते हैं, हर जगह इंगेज करते हैं लोगों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जरदारी साहब ने कोई मतलब कोई हम कह लें कंस्ट्रक्टिव कोई कोशिश नहीं की कि इनको भी इंगेज किया जाता, दोबारा से मामला बेहतर होते, ताकि जो पॉलिटिकल दर्जा हरारत है वो नीचे आ सकता। पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन हो तो फिर उनसे बात हो सकती है ना। ये पॉलिटिकल लोग आपको लगते हैं, इनकी गुफ्तगू सियासतदानों वाली है। ये तो ऐसा लगता है किसी मतलब है कि क्या मिसाल दूँ, लेकिन जो भी है मुझे तो ये पॉलिटिकल लोग नहीं नजर आते। आपने भी कोशिश की थी वैसे सूबे में बातचीत करने की कि मामला बेहतर शुरू हो जाए? में मैं जब गवर्नर बना तो मैंने एक मैसेज दिया कि मैं कहता हूँ 1 हफ्ता 10 दिन हमने किया, तो उन्होंने उस मैसेज के गलत वो समझा कि पीटीआई का कोई एमपीए मैंने आ गया या कोई वर्कर आ गया मैं इसको दबा दूंगा। लेकिन यहीं पे फुल स्टॉप भी था, और फुल स्टॉप के बाद मैंने बता दिया कि फुल स्टॉप के बाद जो है ना फिर जो सवाल होगा उसका जवाब होगा। बड़ा कोशिश की उन्होंने कि अपने वजीरों को कहा कि आप पढ़ जाएं इसको और इसको। मैंने उनको सब कहा, मैं कहा तुम्हारी नौकरी है, तुम लोगों के लिए आम माफ़ी कहलाना, आप जो भी कहना कहो, लेकिन सीएम जब बोलेगा तो उसको मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। सीएम को जवाब देंगे। बिल्कुल। चले अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको लेकर आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं, वो आपका मुतालबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जो पीएसी का जो चेयरमैन है वो सीओडी का जो 15 पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अपोजिशन लीडर जो है उसको बनाया जाएगा मरकज़ में, सूबों में। तो यह मरकज़ में क्यों नहीं दे रहे? सीओडी मानते हैं पीटीआई वाले? चले आप तो मानते हैं ना, आपने तो उसके मुताबिक। नहीं, वो कहते हैं वो तो आईनी अदालत को भी नहीं मानेंगे। नहीं, वो तो कहते हैं मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तू। ये तो कहते हैं सीओडी है नहीं, हम मानते ही नहीं है सीओडी। अगर आप सीओडी दी मानते हैं तो फिर क्यों सीओडी की मिसालें देते हैं? देखिए, दिस इज द प्रोग्रेटिव ऑफ द स्पीकर कि अपोजिशन को वो देते हैं, हुकूमत को देते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन एक रवायत, सियासी रवायत बन ठीक है गई। ना, फिर केपी में अपोजिशन लीडर को बना दें पीएससी का चेयरमैन। अच्छा, वहाँ से शुरुआत करें। नहीं, बना लेना। ये तो बड़े, चलो हम तो छोड़, हम जो भी हैं, ये तो बड़े वसूल पसंद लोग हैं ना। हाँ। कर लेना, बना लें। सिंध में भी आप लोगों ने नहीं दी इन्होंने अभी opposition तक मेरे ख्याल में केपी में तो शायद अभी तक कमेटीज ना बनी हो, स्टैंडिंग कमेटीज। अच्छा, वफाक में बन गई हैं। वैसे होना क्या चाहिए? चलिए एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप उसको बड़ा एडमायर करते हैं, तमाम सियासी जमातों ने उसको मिलकर साइन किए हुए हैं, तो उस पर अमल होना चाहिए, बना दें। देखिए, एक तो है रिवायात और एक है जो स्पीकर का पाउडर। स्पीकर का पाउडर जिसको बना, ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन लीडर बनेगा, स्पीकर किसी को बना सकते हैं। चलिए आखिर में ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर जलसा, क्या आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सबूत भी हैं, या क्या कहेंगे वफाक को इस हवाले से कि हुकूमती मशीनरी खैबर पख्तूनख्वा की यूज़ हो रही है पंजाब जलसे के लिए? सबूत क्या आपके कैमरे से हमने देखे हैं? क्या कौन कौन सी मशीनरी नहीं आई हुई थी, कौन कौन सी। हर डीसी को केपी में कहा जाता है कि इतनी गाड़ियाँ आपने करनी है, इतने लोगों को खर्चे भी देने हैं, खाना भी देना है, और जितने दिन वो रहेंगे उनका मतलब 1 दिन या 2 दिन जो भी है सब कुछ सरकारी वसाइल से खर्च होता है, बाकी इधर की जेब से दे रहे हैं। अच्छा, सारे सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया जी, फैसल कीम कुंडी साहब हमारे साथ थे और बातचीत कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं राशिद महमूद सुमरो साहब से, JUI FAE के ईरान में। राशिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, दोबारा से मुसवदे पर बात हो रही है, क्या आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा अलग अलग है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन भी अपने तौर पर उस पर काम कर रहे हैं, JUI के कानूनी माहिरीन भी अपने तौर पर काम कर रहे हैं, और हुकूमती कानूनी माहिरीन भी उस पर काम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के आवाम की भलाई के लिए, अदलिये की इस्लाहात और बेहतरी के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर मुसवदा आए और कानून साजी हो, वो मुश्तरका हो और इत्तफाक राय के साथ हो।
उम्मीद तो की जा सकती है कि इंशाल्लाह इत्तफाक राय से कोई बेहतरी की तरफ कदम उठाया जाए। इत्तफाक राय में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो डायरेक्टली उनसे उस तरह से बात नहीं कर रही, लेकिन JUIFA उनके साथ ऑन बोर्ड है, मेल मुलाकातें हो रही हैं, उनसे शेयर करेंगे बिफोर टाइम? जी, उम्मीद तो यही होगी कि वो भी इस मुसविदे में ऑन बोर्ड रहें, क्योंकि सिर्फ JUI इस वक्त है बड़ी माजरत के साथ कि जो फोकस कर रही है आईनी इस्लाहात में अवामी मफादात को। इस वक्त हुकूमत का जो मतमे नज़र है वो अवामी मफादात कम और अपने इक़्तिदार का तूल ज़्यादा है। PTI का जो मतमे नज़र है वो अवामी मफादात कम, खान साहब को जेल से रिलीज करवाने से लेकर इक़्तिदार की कुर्सी तक बिठाना ज़्यादा है। तो JUI इस वक्त फोकस कर रही है कि भाई अपने अपने मफादात को छोड़ें, अवामी मफादात और मुल्की मफादात पर फोकस करें। उम्मीद है कि हम इस पर सबको कायल कर लेंगे। ठीक है, कायल कर लेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब शिकवा कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब उनका 2 दिन से फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग? बात हो गई थी एक TV चैनल पे, मैं और मुर्तज़ा वहाब साहब थे और वहीं हमने कोशिश की, और उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब और बिलावल साहब के जो है वो पर्सनल तर्जुमान जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब के दरमियान राब्ता भी हो गया है, और इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़ने पर भी बात हुई है, और पुरानी बातों पर मिट्टी पाव पर भी बात हुई है। ठीक है, पुरानी बातों में मिट्टी पाव, लेकिन जो पुराना मुसविदा था उसमें क्या ऐसा था जिस पर JUIFA खुसूसन मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसमें कौन सी ऐसी शिकें थी? एक जुमले में आपको बताऊं कि वो इंसानी हुकूक के चार्टर से भी टकराव कर रहा था, खुद आइन से भी तसादुम कर रहा था, और अवामी मफादात से भी टकराव कर रहा था। उसमें ऐसा था कि जैसे अदालतों के इख्तियारात तो बहुत कम हो रहे थे, लेकिन फौजी अदालतों के इख्तियारात बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे थे, जिस पर JUI को तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहफ़्फ़ुज़ात थे। चलें, अभी बात हो रही है आइनी अदालत की। JUIFA मौलाना ने आज मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि जनाब उस पर कम से कम कंसेंसस है। तो उस पर कंसेंसस है आपका, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात कर ली आपने? मेरा ख्याल ये है कि ये तो मुतालबा अव्वल दिन से मौलाना साहब का था। अगर पार्लियामेंट की मौलाना साहब की तकरीर आपने सुनी होगी, उसमें मौलाना साहब ने कहा था कि एक्सटेंशन के हम हामी नहीं होंगे, उम्र बढ़ाने के हम हामी नहीं होंगे, अलबत्ता अदालती इस्लाहात पे कोई बात होगी तो हम तैयार होंगे। तो ये तो मुद्दा ही JUI का है कि अदालती निज़ाम के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, तो हमें उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर हुकूमत भी उस फार्मूले पे आती है, PTI और पीपल्स पार्टी भी आती है, तो क्या हर्ज है उसमें। चले, JUI हुकूमत को भी इंगेज कर रही है, PTI को भी इंगेज कर रही है, तो ये इसके इम्कानात हैं कि एक ऐसा मुसविदा आए जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हो, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त तो मौलाना साहब को इंगेज करने की कोशिशें हो रही हैं, वो किसी से इंगेज हो नहीं रहे, अपनी खेल रहे हैं। अच्छा, किसी से इंगेज नहीं हो रहे जी नहीं, ठीक है। और ये बता दें कि मौलाना ने आज ये भी मुतालबा किया कि नए इंतखाबात हों, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक मौक़िफ़ पर इकट्ठी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI। हमारा तो अव्वल दिन से ये मौक़िफ़ है और अभी से नहीं है। 25 जुलाई 2018 से हमने ये मौक़िफ़ अपनाया था। उस वक्त चंद जमातें हमारी हमनवा इसलिए थी कि वो इक़्तिदार में नहीं जा रही थी, कुछ जमातें हमारी मुखालिफत इसलिए कर रही थी कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ रहे थे। फिर जब तक उनको इक़्तिदार नहीं मिला वो हमारे साथ चले, और जब तक वो इक़्तिदार पर बैठे थे वो हमें गालियाँ दे रहे थे। फिर जब 8 फरवरी 2024 को दोबारा इंतखाबात हो गए, जो हमनवा थे वो मुखालिफ इसलिए हो गए कि वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए, और जो इक़्तिदार से महरूम हो गए वो हमारे हमनवा हो गए कि भाई चलो बिस्मिल्लाह, अब हम भी आपके साथ हैं। तो ये मुतालबा उसूली तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, PTI का तो अब बनाए, हमारा तो पिछले 7-8 सालों से है। हम कल भी चाहते थे कि मुल्क के अंदर असर नो साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, उस पर हमारी तहरीक चल रही है। इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ शामिल हो सकती है। पार्लियामान में डे टू डे अफेयर में तो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा ये हालिया तरमीम के हवाले से बिल के आप लोगों ने उसको नाकाम बनाया, हुकूमत को पसपा किया, तो आगे कोई तहरीक भी मिलकर चला सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हम अपने तौर पर चलेंगे। हमारी पार्टी चाहती है कि हम कल किसी के साथ मिलें तो वो हमसे शर्मिंदा न मिले, हम किसी से शर्मिंदा न मिलें, क्योंकि माजी के कुछ तलख तजुर्बों ने हमें इस नहज तक पहुंचा है कि अब जो भी तहरीक होगी
वो मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले ही चलाएंगे। अकेले चलाएंगे। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में जो एक बार फिर से अपना वजूद ख़त्म कर चुकी है, मखसूस नशिस्तें आप लोगों को भी हिस्सा मिला था, उस पर JUI का अब क्या मौक़िफ़ है? पहले तो आप ये कहते थे कि ठीक है जिनको मिल गया हो गया मामला, अब क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि PTI के साथ राब्ते तो हैं, उनके मौक़िफ़ के बरखिलाफ वो आपका जो मौक़िफ़ बरकरार है अभी भी? हमारा मौक़िफ़ वही है जो अव्वल दिन था, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन टाइमिंग देखनी चाहिए कि किस टाइमिंग पे ये लेटर स्पीकर साहब की तरफ से गया है, उस टाइमिंग से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। टाइमिंग मैं समझता हूँ कि उसमें गलत हो सकती है, लेकिन जो JUI का इस हवाले से मौक़िफ़ था अभी भी वही है। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से बता दें, मौलाना ने कहा बदनीयती है ये सदर पाकिस्तान या हुकूमत की, अपने मफादात के लिए अदालतों को, अदारों को इस्तेमाल कर रही है हुकूमत। देखें, यही तो रोना हम उस दिन रो रहे थे जिसकी वजह से बिल पास नहीं हुआ। जब बिल पास नहीं हुआ तो आज एक आर्डिनेंस आ गया, तो उस आर्डिनेंस की अहमियत क्या रहेगी, कितना वो काबिल अमल रहेगा, उस पर अपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा। आज अभी चंद घंटे हुए हैं आर्डिनेंस हुआ है, तो इस पे ज़रा थोड़ा वर्कआउट करने दें, उसके बाद JUI उस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने रख सकती है। चलें, लास्ट में ये भी बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है, इस बार दोबारा पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ शराइत रखी गई हैं, बाजार ये लग रहा है कि रुकावटें डाली जाएंगी, इसको कैसे देखते हैं JUI फेज? जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि सिंध में आप कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से स्पेस नहीं मिल रही। हम जब लाहौर में मेट्रो स्टेशन पर जलसा करते हैं तो हमारे क्राउड के बीच से मेट्रो बसें चलती हैं और उनका शीशा तक नहीं टूटता, लेकिन तलख तजर्बे माजी में रहे हैं कि इस्लामाबाद को आग लग जाती है, पुलिस मोबाइलें टूट जाती हैं, DSPs और SSPs को गले से घसीटा जाता है, पार्लियामेंट हाउस और PTV पर हमला होता है। तो ये वो तलख तजुर्बे हैं 9 मई के वाक़यात आपके सामने, जिससे मशकूक कर दिया है PTI के वर्करों ने अपने आप को। बहुत शुक्रिया, राशिद सोबरा साहब हमारे साथ थे। और अमन की बातें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करे, लेकिन जलसा पुरअमन हो। ये भी कह रहे हैं कि माजी में 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्टिग्मा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।